कॉपी निकालो। चलो भाई बच्चों कॉपी निकालिए। ठीक है, कल का जो टॉपिक चल रहा था उसी के आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका जो चल रहा था क्वांटम नंबर मैंने फिनिश किया था, और क्वांटम नंबर के बाद एक नया टॉपिक का डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनरली आप क्या समझते हो? जनरली आप समझते हो कि भाई अल्फा रे टकराए, न्यूक्लियस बना, समथिंग समथिंग, इतने पर ही आप समझ रहे हैं कि पूरी रदरफोर्ड मॉडल कंप्लीट हो गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रदरफोर्ड मॉडल काफी इंपॉर्टेंट है और जो है काफी चीजें इससे पूछी जाती है, तो वो सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे और उसका प्रॉपर एप्लीकेशन भी डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के प्रॉब्लम्स हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है ना? तो खाली यही नहीं है कि भाई अल्फा रे टकरा गया और ये हो गया और वो हो गया, वो सब कुछ नहीं पूछा जाता है। रदरफोर्ड मॉडल में एप्लीकेशन पूछा जाता है और मैं सभी एप्लीकेशन के ऊपर ही वर्क करने वाला हूं। ठीक है ना बच्चों? तो सभी लोग कॉपी निकालिए, फटाफट शुरू करें। कॉपी निकालिए और लिखिए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल लिखिए। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल लिखिए। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल लिख लिया? तो सबसे पहले आप जो है एक देखो बच्चों, बेटा मेरी बात सुनो। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन ये है कि अगर हम क्वेश्चन ये कहते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, तो और क्वेश्चन पूछा जाता है केमिस्ट्री में, तो यहां जो आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये कहता है कि भाई डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, है ना, और क्वेश्चन पेपर में बायोलॉजी में होता है, तो ये रदरफोर्ड नहीं होगा, ये दूसरा आंसर होगा, ये रदरफोर्ड नहीं होगा। तो दोनों के ही आंसर्स अलग अलग है ना? इसका तो बायोलॉजी का मेरे को याद नहीं, देख लेना। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसने किया था मेरे को याद नहीं पड़ा, लेकिन ये रदरफोर्ड नहीं आएगा। तो पहले ये भी देख लेना कि किसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बायोलॉजी में पूछा जा रहा है, केमिस्ट्री में पूछा जा रहा है ना? बायोलॉजी का मतलब क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के या 180 के बीच पूछा जा रहा है, तो आंसर ये वाला होगा, बायोलॉजी में होगा। और अगर केमिस्ट्री या फिजिक्स में पूछा जा रहा है ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछा जा रहा है, तो हमारा रदरफोर्ड आंसर होगा। तो पहले तो ये लिखो फटाफट, ये बहुत जरूरी है ना दोनों पे। आप ये देख लेना किस में पूछा जा रहा है ना, हाँ ये जरूरी है। तो सबसे पहले एक फिगर बना लिया जाए, ठीक है, फिर सभी बातों को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ये आपका रेडियम है, ठीक है, ये आपका रेडियम है और जिसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव सॉलिड। ये हमारा रेडियो एक्टिव सॉलिड है, राइट। और अब यहां से क्या करेंगे कि हम एक एटम बनाते हैं इस तरीके से, राइट, ठीक है। यहां से कुछ रेस निकलेंगे और पर्टिकुलर जाकर के एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर के डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, इस तरीके से होंगे, है ना। और भी चाहो बना सकते हो, है ना, नोट्स बढ़िया बनना चाहिए, इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। और ज्यादा नहीं बनाएंगे तो हमें दिक्कत होने लगेगी समझाने में। और ये जो हो गया आपका एक रेस, देखो अपनी जगह पर वापस आ गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया और ये बाहर निकल गया, ठीक है ना, ये आपका बाहर निकल गया, डिफ्लेक्ट हो गया। और इस छोटी सी जगह में इसको हम लिखेंगे
पॉजिटिव। ठीक, तो रेडियम जो होता है ये रेडियो एक्टिव सॉलिड होता है, और ये जो है ये 10,000 से, है ना, से लेकर के और 20,000 के आसपास अल्फा रेस है। ठीक, और ये आपका जो है, जो एटम मैंने लिया हुआ है, ये थिन गोल्ड और फॉइल का लिया हुआ है। तो अक्सर आपने देखा होगा, जब आपने बुक्स वगैरह में देखा होगा, तो गोल्ड फॉइल ही लिया है ना, थिन गोल्ड फॉइल ही लिया गया, बार बार गोल्ड लिया गया है, लिया गया नहीं लिया गया। क्या मैं एल्युमिनियम ले सकता हूं? क्या मैं यहां एल्युमिनियम ले सकता हूं? तो अगर मेरा क्वेश्चन बनता है कि एल्युमिनियम ले सकते हैं, तो कहेंगे बिल्कुल नहीं ले सकते साहब। क्यों नहीं ले सकते? एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर बहुत कम होता है, मास नंबर भी बहुत कम होता है, और उसके रेस में डिफ्लेक्शन वाली बात नहीं होगी, यानी उसकी वजह से जो रेस निकलेंगे उसमें डिफ्लेक्शन नहीं होने वाला है। तो ये डिफ्लेक्शन ना होने की वजह से लाइटर एलिमेंट, तो हम लाइटर मेटल लेते ही नहीं, यानी कि हम एल्युमिनियम को हम लेंगे ही नहीं। ठीक है, एल्युमिनियम को हम लेने वाले ही नहीं है। चलो इतना पहले फिगर ड्रॉ करो, फटाफट ड्रॉ करो पहले। लिखा बच्चों? अच्छा एक बात सुनो बच्चों, एक बात सुनो, देखो सुनना ध्यान से। अगर मैं 18 ग्रुप के एलिमेंट की बात करूं, 18 ग्रुप, ठीक है, तो आपका एक तो हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और ये रेडॉन, राइट। अब जो रेडियो एक्टिव रेस है, जो रेडियम है, रेडियम जब टूटता है तो दो पार्ट्स निकालता है। एक तो निकालता है रेडॉन, जिसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव गैस, और एक निकालता है हीलियम। क्या निकालता है? हीलियम, है ना। जब ये रेडियम क्या होगा, ये आपका रेडियो एक्टिव सॉलिड है, और ये क्या है, ये आपका रेडियो एक्टिव गैस है, राइट। तो जब ये टूटता है, रेडियम आपका टूटेगा, तो दो पार्ट में ये टूटेगा, एक तो हीलियम होगा और एक रेडॉन होगा, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं ये कहता हूं कि ये अल्फा रेस क्या है, अगर मैं बार बार क्वेश्चन में अल्फा रेस लिखा हुआ है, तो अल्फा रेस जो होता है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज हीलियम है, हीलियम नहीं है, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया JEE में, इसलिए मैंने बता दी कि ये पॉजिटिव चार्ज आया कहां से, ये अल्फा रेस आया कहां से। और बार बार किताबों में ये लिखा जाता है, बुक्स वगैरह हम देखते हैं तो रेडियम लिखा जाता है, और यहाँ पर बार बार जब हम एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं तो वहां पर हमेशा थिन गोल्ड फॉइल यही लिखा रहता है। तो इसके अलावा बुक्स में या और साइंटिस्ट ने और जगह क्यों नहीं लिया, तो उसकी वजह क्या था कि बाकी एलिमेंट जो लाइटर एलिमेंट होंगे उसमें डिफ्लेक्शन नहीं होने वाला है। हालांकि मैं लिखवाऊंगा इस लाइन को, परेशान करते ही ना हो, तो पहले इसको लिखो। लिखा? अब स्टेटमेंट शुरू करें, लिखो। पहली बात क्या है, पहला स्टेटमेंट क्या है ना,
कि रदरफोर्ड मॉडल क्या है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, है ना, पहली बात। दूसरी बात क्या है, लगभग 10,000 से 20,000 अल्फा रेस को जब टकराया जाता है किस पर, थिन गोल्ड फॉइल पर, तो 10,000 से 20,000 अल्फा रेस में केवल एक ही रेस अपनी जगह पर वापस आएगा। इसका मतलब क्या है, इसके दो मायने हैं। पहली बात, जो ये रेस वापस गया है तो इस रेस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरी बात 10,000 या 20,000 में केवल एक ही वापस गया, इसका मतलब जो ये पॉजिटिवली चार्ज एरिया है वो बहुत छोटा है। जो पॉजिटिवली चार्ज एरिया है वो बहुत छोटा है ना। फिर से सुन लो कि 10,000 से 20,000 अल्फा रेस जो आपके टकराए गए, वो उसमें केवल एक रेस ही वापस लौट के जाएगा। इसका मतलब ये प्रूफ कर रहा है कि जो यहां पर कोई एक प्लेस है, जो प्लेस बहुत छोटा है और वापस अपनी जगह पर जा रहा है, या पर्टिकुलर कुछ रेस आने पर एक पर्टिकुलर जगह पर पहुंचने के बाद डिफ्लेक्ट हो रहे, इस डिफ्लेक्शन का मतलब यहां ये है कि इस जगह पर यहां पर कोई ऐसा चार्ज है जो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन हुआ। तो दो बातें समझ में आई। पहली बात कि ये जो एरिया है बहुत पॉजिटिवली चार्ज एरिया है और बहुत डेंस है, बहुत छोटा है, ठीक। और दूसरी बात क्या है, कुछ रेस ने अपने पाथ को बदल दिया, इसका मतलब इसके अंदर जो चार्ज है उसमें पॉजिटिव चार्ज है। दो बातें, मैक्सिमम एटम का जो एरिया होता है वो खाली होता है, मैक्सिमम स्पेस खाली होता है, अंदर किस जगह पर एक छोटा सा एरिया होता है वो बहुत पॉजिटिवली चार्ज एरिया होता है, डेंस होता है। उसी डेंस एरिया को न्यूक्लियस कहा गया, उसी डेंस एरिया को न्यूक्लियस कहा गया। तो यहां पर आप कुछ बातें स्टेटमेंट पहले लिखो, फिर मैं आगे की बात करता हूं, फिर मैं एल्युमिनियम के ऊपर भी बात करूंगा कि एल्युमिनियम की यूज क्यों नहीं करेंगे, है ना। तो पहले लिखो, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, approx 10,000 to 20,000 alpha rays strike on thin gold foil, then के बाद ABCD करके शुरू करो। ए लिखो, ओनली वन रेस, ए में लिखो ओनली वन रेस कम बैक टू इनिशियल पोजीशन, ओनली वन रेस कम बैक टू इनिशियल पोजीशन means a space या very small space, a very small space present in the center। एक बात। दूसरी बात लिखो, some rays deflected at a particular point means small space contain positive charge। C point, positively charged very dense space,
positively charged very dense space is known as nucleus. Right? Next line. According to Rutherford, देखो अब इस एरिया को मैं काट के अलग कर रहा हूं, इस एरिया को मैंने काट के अलग कर लिया। देखो भाई, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, राइट? इस इलेक्ट्रॉन और इस प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स काम करेगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक बात बच्चों, इसके अंदर जो है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस के अंदर जो होगा, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? न्यूट्रॉन होगा और साथ में क्या होगा बेटा? प्रोटॉन होगा। अच्छा, अब समझना ध्यान से, इस न्यूक्लियर को हम इस न्यूक्लियस वाले पार्ट को कहते हैं न्यूक्लियर पार्ट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पार्ट। पूरी की पूरी रेडियो एक्टिविटी, पूरी की पूरी जो रेडियो एक्टिविटी है, पूरी की पूरी रेडियो एक्टिविटी इसी पर डिपेंड करेगा, न्यूक्लियर पार्ट पर। जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा उसे कहते हैं आप एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस। और पूरी की पूरी केमिकल बॉन्डिंग है ना, पूरी की पूरी जो केमिकल बॉन्डिंग आप पढ़ते हो वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस पर डिपेंड करेगी। नोट करिए। लिखा। लिखा बच्चों? नेक्स्ट लाइन से लिखो, नेक्स्ट लाइन से लिखो। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल also known as planetary dynamic model, planetary dynamic model, planetary dynamic model, planetary dynamic model। ठीक, अच्छा लिखो। नेक्स्ट लाइन से रिजल्ट्स ऑफ Rutherford's model, results of Rutherford model। है डालो, पहला लिखो, पहला लिखो। रिजल्ट्स ऑफ, अपना आवाज बंद करिए बच्चों, अपना आवाज बंद करिए। पहला लिखिए रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, है ना? रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल लिखिए। नंबर 1 पर है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। सबसे पहले लिखेंगे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक बच्चों, ये तो आपकी बुक्स वगैरह में काफी लिखा रहता है, लेकिन जो हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं वो कंपटीशन में वही पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रेडियस ऑफ
रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, है ना। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हमें यूज करना है, r फॉर रेडियस, r बराबर r0, है ना, 4/3, ठीक है। और ये आपका कांस्टेंट रहेगा, ध्यान सुनिएगा, और ये a रहेगा और ये 1/3। तो पहले तो ये आप लिखिए, है ना। अब यहां पर r0 क्या है, r0 की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ठीक है बच्चों। और जो लिखा जाता है 1.1 से लेकर के 1.1 इंटू 10 की पावर -13, देखो पहले ध्यान से, 1.1 से लेकर के 10 की पावर -13 सेंटीमीटर, 2 हो जाएगा 1.4 इंटू 10 की पावर -13 सेंटीमीटर। लेकिन बेटा एक बात ध्यान समझिएगा, जब हम न्यूमेरिकल ये तो रियल वैल्यू है, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे ना बेटा, तो न्यूमेरिकल की वैल्यू जब हम यूज कर रहे होंगे तो न्यूमेरिकल के लिए हम इतना ना लिख करके 1 इंटू 10 की पावर -13, या हम ऐसे और ऐसे हम लिख सकते हैं, 1 को भी हम इग्नोर मारते हैं, 1 को हम इग्नोर मारते तो 4/3 इंटू 10 की पावर -13 सेंटीमीटर से काम चलाएंगे, है ना। 1.1 या 1.4 लिख करके सिर्फ अपना टाइम ही बर्बाद करेंगे, 1.1 या 1.4 लिख करके सिर्फ अपना हम कैलकुलेशन में अपना टाइम भी बर्बाद करने वाले हैं, हम रिजल्ट तक जल्दी नहीं पहुंचेंगे, है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं हम जो है हम बिल्कुल 1.4 कसम ही खा लिए हैं, हम कसम ही खा लिए कि नहीं भाई हम रिजल्ट निकाल के ही मानेंगे, हम एग्जैक्टली निकाल के ही मानेंगे, तो अगर आप कसम ही खा लिए फिर तो इसका मतलब आपका कंपटीशन निकलने वाला नहीं, क्योंकि आपने कसम ही खा लिया, है ना। तो 1.1 या 1.4 को यूज नहीं करना है, आपने सीधे 1 ही यूज करना है, उसको भी नहीं करना है। आपने जो सही चीज है वो मैंने बता दिया, लेकिन जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आप इसको यूज नहीं करने वाले हैं, पहले ही बता दे। अगर आप करेंगे तो अपना टाइम बर्बाद करेंगे, तो आपने सीधे ये यूज कर लेना जो मैंने आपको बताया, राइट। समझ में आता है, रेडियस 4/3 पाई क्यूब होता है, ये समझ में आता है। रेडियस क्या होता है, 4/3 पाई क्यूब होता है, चल होता है ना, रेडियस के लिए यूज करेंगे। सॉरी वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई क्यूब होता है, ठीक है ना, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा अब एक बात सुन लेना ध्यान से, तो हमें न्यूमेरिकल लगाते समय इसी का यूज करना है, क्या यूज करना है, ये, यानी r0 को इग्नोर ही मार दो, ज्यादा अच्छा है। r0 को की वैल्यू क्या है, r0 में सिर्फ हमने क्या लेना, 10 की पावर -13 दिया हुआ है, ठीक है ना, यही लेना है, इसके अलावा आपने चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक। एक क्वेश्चन बोले, एक क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्युमिनियम, है ना, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्युमिनियम, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्युमिनियम। अब देखो भाई सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले हमने रेडियस r बराबर क्या लिखना, 4/3 लिखना है, इंटू 10 की पावर कितना लिखना है, -13 लिखना है बेटा। और ये a क्या होता है, मास नंबर होता है, मैं लिख दूं, मैं यहां लिख देता हूं, a बराबर क्या है, ये मास नंबर है। और एक बात मेरे को बताओ कि एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, मास नंबर 27 होता है, इसका मतलब ये डिसाइड हो गया कि a की वैल्यू कितना है, 27। चलिए मैंने मान लिया। अब आपने क्या करना है, r बराबर कितना लिखना है, 4/3 इंटू 10 की पावर -13, और ये बेटा कितना हो जाएगा 27, और ये 1/3, राइट, ये 3 हो जाएगा ना 3, तो ये कितना हो जाएगा, फिर से मैं लिख के दे रहा, तो r बराबर 4/3 इंटू 10 की पावर -13 इंटू 3, तो आप जानते हो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचा भाई, बोलो बेटा, ये कितना हो जाएगा, इस वैल्यू को पुट करोगे 27 1/3, ये 3 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इंटू 10 की पावर कितना आ रहा है, क्या ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दुखदार नोट करिए।
है ना, लिख लिया। दूसरा केस लिखो बेटा, केस 2 लिखो। ए हो गया ना, केस 2 लिखो, है ना। केस 2 स्टार्ट करो, बोले लिखो। रेडियस ऑफ एटम कितना होता है, बोलो। रेडियस ऑफ एटम, ठीक है। और एक होता है आपका रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है बेटा। 10 की पावर, पहले का लिखो फटाफट लिखो, पहले का लिखो फटाफट लिखो फटाफट। एटम का रेडियस कितना होगा मीटर में बताओ, बोलो। 10 की पावर -10 m मीटर, और ये कितना 10 की पावर -15 मीटर, 15 है ना, क्योंकि क्वेश्चन हमसे मीटर में पूछा गया। सेंटीमीटर में चाहो तो कर सकते हो। 10 की पावर -8 10 की पावर -13, आपकी मर्जी होगी, आपकी मर्जी होगी क्वेश्चन लगाते समय जैसा आप चाहो, है ना। अच्छा, अब एक बात मेरे को बताओ कि अगर मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ एटम, अभी बोला है मैंने, फिर क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, यही तो होता है, राइट। तो अगर मैंने ये कह रखा कि मेरे को चाहिए वॉल्यूम ऑफ एटम निकालना है, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एटम निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, बोलो बेटा। 4/3 और पाई, और आर की वैल्यू एटम के लिए कितना दे रखा है बेटा, बोलो। 10 की पावर -10, और ये क्यूब दे रखा है, पक्का। अब इसके बाद अगर हमने ये कह रखा है कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, अगर ये कह रखा है तो कितना लिखेंगे बेटा, 4/3 पाई आर, 10 की पावर -15 का 3, है ना। तो इसको ऊपर वाले को अगर लिखना चाहे या ऐसा हम लिख दें, क्वेश्चन हम इस तरीके से लिखें कि वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये लिखना चाहे तो कितना हो जाएगा बेटा बताओ। ऊपर क्या लिखा 4/3, या थोड़ा ऊपर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, है ना। पाई और 10 की पावर कितना लिख दें, बोलो, लिख दें 30, चलेगा। और ये कितना हो जाएगा 4/3 पाई, और कितना हो जाएगा -45। अब ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो पता ही है आपको, ऊपर जाने पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप क्या कह सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन क्या, वॉल्यूम ऑफ क्या, न्यूक्लियस, ये कितना होने वाला है बच्चों बताओ, बोलो। 10 की पावर 15 होने वाला कि नहीं, बॉक्स में डालो। बी के बाद सी लिखो। बोले